गुड मॉर्निंग बच्चों। हम एनसीईआरटी की भूगोल की बुक पढ़ रहे हैं जो क्लास 10th की है। इसमें हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 को समाप्त कर लिया था। आज हम चैप्टर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे। इसमें खनिज क्या है, खनिजों का वर्गीकरण, खनिज की उपलब्धता कहाँ से होती है पढ़ेंगे। इसके साथ ही भारत में खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खनिजों का उपयोग करते हैं। अगर हमें टेलीविज़न देखना हो, मोबाइल चलाना हो, हवाई जहाज़ का सफ़र करना हो या घर बनाना हो, इन सभी के लिए खनिजों की ज़रूरत होती है। दांतों को मजबूत बनाने के लिए भी खनिज का प्रयोग किया जाता है। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकता है। ये फ्लोराइड कहाँ से मिलता है? ये फ्लूअराइन नाम का एक खनिज है, उसी से प्राप्त होता है। यहाँ तक कि हम जो भोजन खाते हैं इसके द्वारा भी हम खनिज का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि एक छोटी सी सुई से लेकर बड़ी बड़ी इमारतें या हवाई जहाज़, इन सभी को बनाने के लिए खनिजों का प्रयोग किया जाता है और फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए सबसे पहले खनिज क्या है इसे समझते हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से भूप्रपट्टी पर विद्यमान समरूप तत्व हैं जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। यानी खनिज जमीन के अंदर पाए जाने वाले ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जिनकी अपनी एक बनावट होती है, जो बहुत सारे रूपों में पाए जाते हैं। इनमें से कुछ कठोर होते हैं और कुछ नर्म होते हैं। खनिज हमें चट्टानों से प्राप्त होता है। चट्टान के बारे में तो आपने पिछले क्लास में पढ़ा है। यानी चट्टानें जो होती हैं उनमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। कुछ चट्टान ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक ही खनिज पाए जाते हैं, जैसे चूना पत्थर। यानी चूना पत्थर वाली जो चट्टान होती है उसमें केवल चूना पत्थर पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर चट्टानों में विभिन्न खनिज पाए जाते हैं। खनिजों की जो रासायनिक और भौतिक गुण होती है, उन्हीं गुणों के कारण ही खनिजों में विभिन्न प्रकार के रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और क्रिस्टल पाए जाते हैं। अभी तक लगभग 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है। भूगोलविद और भूवैज्ञानिक दोनों ही खनिजों का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों के अध्ययन में अंतर होता है। भूगोलविद या ज्योग्राफर भूपृष्ठ के ऊपरी सतह के बारे में अधिक रुचि रखते हैं, यानी पहाड़, पठार और मैदानों के बारे में अधिक अध्ययन करते हैं। खनिज संसाधन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस भाग में खनिज अधिक है और खनिज की आर्थिक स्थिति क्या होगी, इसके बारे में रुचि रखते हैं। मतलब ये कि ये खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। लेकिन भूवैज्ञानिक खनिजों की निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है, उनकी आयु कितनी है और खनिजों की भौतिक और रासायनिक संगठन किस प्रकार होती है, इन सभी के बारे में जानकारी रखते हैं। यानी ज़मीन के अंदर जो खनिज पाए जाते हैं उनकी पूरी जानकारी भूवैज्ञानिक या जियोलॉजिस्ट रखते हैं। अब खनिजों के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। आमतौर पर खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 धात्विक, नंबर 2 अधात्विक और नंबर 3 ऊर्जा खनिज। अब इनके बारे में अलग अलग जान लेते हैं और इनके विशेषताओं को भी जान लेते हैं। सबसे पहले धात्विक खनिज। ये ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, यानी जिस खनिज से हमें धातु प्राप्त होते हैं, जैसे लौह, अयस्क और बॉक्साइड। अब अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, जिसे अगर हम ठोक पीट करें तो इसमें ना आवाज़ होती है और ना ही हम इसे किसी शेप में चेंज कर सकते हैं, जैसे अब्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर, जिप्सम, डोलोमाइट, हीरा, पाइराइट्स और बलुआ पत्थर आदि। अब ऊर्जा खनिज। ये ऐसे खनिज होते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम। सभी खनिजों से हमें खाना पकाने के लिए, रोशनी के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए, उद्योग में मशीनों को संचालन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ये ऊर्जा हमें इन्हीं खनिजों से प्राप्त होती है। अब धात्विक खनिज के भी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लौह धातु, दूसरा अलौह धातु और तीसरा बहुमूल्य खनिज। अब इन्हें समझ लेते हैं।
सबसे पहले लौह धातु। लौह धातु ऐसे धातु होते हैं जिनमें लोहे के अंश पाया जाता है, जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज, निकल और कोबाल्ट आदि। अब अलौह धातु ये ऐसे धातु होते हैं जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि। अब बहुमूल खनिज। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुमूल का अर्थ होता है कीमती, यानी ये ऐसे खनिज होते हैं जो बहुत ही कीमती और महंगे होते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। हमने खनिजों के वर्गीकरण को समझ लिया। खनिज 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। फिर धात्विक खनिज के भी 3 भागों में बांटा गया है, लौह धातु, अलौह धातु और बहुमूल खनिज। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, यानी खनिज कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त हो सकते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो खनिज अयस्क में पाए जाते हैं। ये अयस्क किसे कहते हैं इसे समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर लोहा का पता चलता है, वहाँ पर खुदाई या खनन होता है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा लोहा वाला चट्टान मिलता है। तो उस चट्टान में पूरा का पूरा लोहा नहीं होता है, बल्कि उसमें कुछ मिट्टी, कुछ लोहे के अंश या तत्व मिलते हैं। हम उसमें से लोहे को निकाल लेते हैं। जिस चट्टान के खनिज में से हम लोहा निकालते हैं उसे ही अयस्क कहेंगे। यानी किसी भी खनिज में अन्य अवयव या तत्वों के मिश्रण के लिए अयस्क शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जब खनिजों को हासिल करने के लिए खुदाई किया जाता है तो कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ता है, जैसे जहाँ पर खुदाई हो रही है वहाँ पर अयस्क में खनिज पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, तभी खनन का आर्थिक महत्व हो सकता है। मान लीजिए हमने खुदाई की, खुदाई करने में 20,000 का लागत आया, लेकिन वहाँ पर खनिज बहुत ही कम मात्रा में निकला, लगभग 15,000 रुपये का। खुदाई करके खनिज निकालने का कोई फ़ायदा ही ना हुआ। इसलिए खनन का आर्थिक महत्व तभी होगा जब हमें अधिक मात्रा में खनिज प्राप्त होगा। अब हम खनिज किन स्थानों से प्राप्त होते हैं इसके बारे में जानेंगे। नंबर 1, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में। खनिज हमें आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में मिलते हैं। आग्नेय चट्टान के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ज़मीन के अंदर का गर्म लावा या मेग्मा जब ऊपर आकर ठंडा हो जाता है तो उसे ही आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन खनिजों का निर्माण भी ज़्यादातर उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में होते हैं और दरारों के सहारे भूपृष्ठ की तरफ ढकेले जाते हैं, तो रास्ते में ये ठंडे होकर जम जाते हैं और खनिज बन जाते हैं, जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि। नंबर 2, औषधि चट्टानों में। खनिज औषधि चट्टानों में भी पाए जाते हैं। औषधि चट्टान यानी जो लाखों वर्षों में औषधों के जमाव से बना है। यहाँ खनिज परतों या संस्तरों में पाए जाते हैं, जैसे कोयला और कुछ लौह अयस्क। इनका निर्माण लंबी अवधि में हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा गर्मी और दबाव के कारण बना है। नंबर 3, चट्टानों में जो घुलने वाले तत्व होते हैं वह घुल घुल कर कटाव या अपर्दन होते रहते हैं। इसके बाद अयस्क वाली चट्टानें रह जाती हैं, जिससे हमें खनिज प्राप्त होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण बॉक्साइट है। नंबर 4, पहाड़ियों के आधार में। खनिज पहाड़ियों के आधार यानी पहाड़ियों के निचले हिस्से के घाटी की तली में भी रेत में पाए जाते हैं। वर्षा के पानी के साथ साथ या नदियों के द्वारा ये जमा होते रहते हैं। ये खनिज जल के द्वारा घिसते नहीं हैं और वहीं पर जमा होते रहते हैं। इस जमाव को प्लेसर निक्षेप भी कहते हैं। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न आता है कि प्लेसर निक्षेप में पाए जाने वाले खनिज के नाम बताएं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनम प्रमुख हैं। ये चारों खनिज प्लेसर निक्षेप में पाए जाने वाले खनिज हैं। आखिरी पॉइंट, महासागरीय जल में। खनिज महासागरीय जल में भी पाए जाते हैं, जैसे नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन। ये सभी खनिज महासागरीय तल से ही हासिल किए जाते हैं। यहाँ पर मैंगनीज के भी जमाव पाए जाते हैं। अब हम खनन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकारों को जान लेते हैं। खनन को खास तौर पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक खुली खदान या तलीय खनन, दूसरा जड़ोड़ खनन और तीसरा भूमिगत खनन। तलीय खनन के बारे में जानेंगे। इसे खुली खदान भी कहा जाता है।
जब खनिज आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं या खनिज धरातल के नज़दीक में ही होता है तो इस खनन का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपरी परत को हटाकर मशीनों के जरिए खनन का काम किया जाता है। इस खनन को चौड़ाई में खोदा जाता है। ये देखिए इस प्रकार से, ये देखिए ऐसे। इसमें धरातल के ऊपर अगर पहाड़ आ जाता है तो उसको तोड़ दिया जाता है और जब तली के बराबर हो जाता है तो उसे चौड़ाई में खोदकर गहरा किया जाता है। अब तो विस्फोट के द्वारा ही पूरे पहाड़ को तोड़ दिया जाता है। इस तरह के खनन में 40 से 50 फुट तक गहराई के खनिज निकाले जाते हैं, जैसे तांबा, लोहा, चूना पत्थर आदि। अब जलोढ़ खनन के बारे में जानेंगे। बहुत सी प्राचीन नदियों में अवसाद जमा होते रहते हैं। उनमें बहुमूल्य धातुएं भी छिपी रहती हैं जो दब जाती हैं। इन अवसादों को तोड़कर धातु प्राप्त किया जाता है। प्लेसर निक्षेपों के खनन में विशेष रूप से इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। जलोढ़ खनन विधि में जल की विशाल मात्रा होना चाहिए। कभी कभी एक परत अवसाद जमा हो गई, फिर उसके ऊपर एक और अवसाद की परत जमा हो जाती है तो ऊपर वाली परत को हटाकर खनिज निकाला जाता है। ये देखिए इस तरह से जलोढ़ खनन किया जाता है। अब भूमिगत खनन के बारे में जान लेते हैं। इस तरह के खनन में सबसे पहले कूप बनाए जाते, कूप यानी पतला और लंबा नली की तरह। ये देखिए इस तरह से इन कूपों को द्वारा ही खनिज तक पहुंचकर वहां पर खोदाई करके खनिज निकाला जाता है। भूमिगत खनिजों में दुर्घटनाएं भी बहुत होती हैं। अब हम एक ऐसे खनन के बारे में जानेंगे जो जनजातीय द्वारा किया जाता है, जिसका नाम रैट होल खनन है। हम सभी जानते हैं कि भारत के खनिजों पर राष्ट्रीय यानी सरकार का अधिकार होता है। अगर किसी की ज़मीन में खनिज निकल आता है तो सरकार उसे अपने अधिकार में ले लेती है। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर संसाधन में पढ़ाया था। और इसे निकालने के लिए भी सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। लेकिन उत्तर पूर्वी भारत के जनजातीय क्षेत्रों के लोग खनिजों पर अपना और अपने समुदाय का अधिकार समझते हैं। यहाँ पर मेघालय के चेरापूंजी और जोवाई 2 स्थान हैं। यहाँ के लोग कोयले का खनन अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करते हैं। ये लोग एक पतली और लंबी सुरंग खोदते हैं और खनिज को निकालते हैं। इसे ही रैट होल खनन कहते हैं। हालांकि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस काम को अवैध माना है और उसे जल्द ही रोकने को कहा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के कुछ प्रमुख खनिजों के वितरण के बारे में जानेंगे। हमारे देश भारत में विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन इनका वितरण हर क्षेत्र में बराबर नहीं है। जैसा प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक के भंडार हैं। गुजरात और असम में तलछटी चट्टानों में खनिज तेल के जमाव पाए जाते हैं। राजस्थान में अलव खनिज पाए जाते हैं और उत्तरी मैदान में खनिज की बहुत कमी है। यह खनिज ना के बराबर है। ये विभिन्नताएं इसलिए होती हैं कि खनिजों की जब रचना होती है तो इसमें पृथ्वी के अंदरूनी भूगर्भिक रचना, प्रक्रिया और समय मुख्य कारण होते हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब अयस्क में से खनिज को निकालना हो तो वहाँ पर टेक्नोलॉजी को सुविधा होना चाहिए, बाज़ार भी नज़दीक में होना चाहिए, क्योंकि जो खनिज निकालेंगे तो उसे बाज़ार में ही तो जाकर बेचेंगे। खनिज को ले जाने के लिए यातायात की सुविधा होना चाहिए और नज़दीक में ही निर्यात करने के लिए किसी पतन वगैरह का होना ज़रूरी है। अगर ये सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं जहाँ खुदाई करना है तो आर्थिक रूप से इसका बहुत महत्व होता है। तो आइए सबसे पहले लौह खनिज के बारे में जानते हैं। हमारे देश में जितना धात्विक खनिज होता है उसका 3/4 भाग लौह खनिज उत्पादन होता है, यानी 70% योगदान करते हैं। लौह खनिज का अधिक उत्पादन होता है जिसके कारण हमारा देश बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है। अब लौह अयस्क के वितरण को जानेंगे। लौह अयस्क आधारभूत खनिज माने जाते हैं क्योंकि सभी उद्योग में इसका प्रयोग होता है। अगर कोई मशीन बनानी हो वहाँ भी लौह अयस्क के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे औद्योगिक विकास के लिए ऋण माना गया है। लौह अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हैं, एक मैग्नेटाइट और दूसरा हेमेटाइट। मैग्नेटाइट सबसे अच्छे प्रकार का लौह अयस्क है। इसमें 70% लोहे का अंश पाया जाता है और इसमें चुंबकीय गुण बहुत अच्छा होता है जो बिजली उद्योग में ख़ास तौर से उपयोगी है। अब हेमाटाइट के बारे में जानते हैं।
ये उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें लौह की अंश 50 से 60% तक पाया जाता है। अब हम भारत में लौह अयस्क की पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में जानेंगे। पेटियाँ यानी क्षेत्र या बेल्ट, इनके बेल्ट को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। इनके 4 खास पेटियाँ हैं। नंबर 1 उड़ीसा झारखंड पेटी, दूसरा दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तीसरा बल्लारी चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी और चौथा महाराष्ट्र गोवा पेटी। सबसे पहले उड़ीसा झारखंड पेटी को जानेंगे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये झारखंड और उड़ीसा के क्षेत्र में पाए जाने वाले खनिज हैं। उड़ीसा में मयूरभंज और केंदुर जिले हैं। वहाँ पर बादाम पहाड़ खदानों से हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क निकाला जाता है। और झारखंड में सिंहभूम जिला है। इस जिले में गुआ और नवामुंडी से हेमाटाइट अयस्क निकाला जाता है। इन सभी खनिजों को पारादीप पतन से निर्यात किया जाता है जो उड़ीसा में है। अब दुर्ग बस्तर पेटी के बारे में जानेंगे। दुर्ग बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है और चंद्रपुर महाराष्ट्र में, इसलिए ये बेल्ट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। छत्तीसगढ़ के बेलाडीला पहाड़ी श्रेणियों में बहुत ही अच्छे कोटि के हेमाटाइट लौह अयस्क पाया जाता है। ये जो बेलाडीला की पहाड़ियाँ हैं, इसकी शक्ल बैल के डील या हम्प से मिलती जुलती है, इसलिए इसका नाम बेलाडीला पड़ा। बैल के ऊपर में जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसे ही हम्प कहते हैं। यहाँ के खदानों से लौह अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान और दक्षिण कोरिया को भेजा जाता है। अब तीसरा पेटी बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलुरु तुमकुरू पेटी। ये कर्नाटक के पेटी है। कर्नाटक में कुद्रेमुख की खानें संसार की सबसे बड़े निक्षेपों या जमाओं में से एक है। ये कर्नाटक के पश्चिमी घाट में स्थित है। कुद्रे का अर्थ कन्नड़ भाषा में घोड़ा होता है। कर्नाटक के इस पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की शकल घोड़े के मुख की तरह है, इसलिए इसका नाम कुद्रेमुख पड़ा। यहाँ के लौह अयस्क करदम यानी मठ के रूप में पाइप लाइनों के द्वारा भेजा जाता है। यहाँ का सबसे नज़दीक पतन है न्यू मंगलोर पोर्ट। यहाँ से लौह अयस्क को निर्यात किया जाता है। चौथा महाराष्ट्र गोवा पेटी। ये पेटी महाराष्ट्र और गोवा राज्य में है। यहाँ का लोहा मारमाओ पतन से निर्यात किया जाता है। अब मानचित्र में इसकी स्थिति को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भारत का उड़ीसा झारखंड पेटी है। यहाँ से ये इनका नज़दीक पतन पारादीप है। यहाँ से इन खनिजों को निर्यात किया जाता है। अब ये पेटी देखिए, ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी है। ये पेटी महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ और कुछ तेलंगाना में फैले हैं। यहाँ पर ये देखिए विशाखापट्टनम है। इस पेटी का लौह अयस्क इसी पतन पर आ जाता है और यहाँ से दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये कर्नाटक पेटी। यहाँ पर ये कुद्रेमुख की खानें हैं। इस खान में जितना भी लोहा अयस्क निकाला जाता है सभी का निर्यात कर दिया जाता है, यानी 100% निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ से खनिज न्यू मंगलोर पतन के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। यहाँ पर लौह अयस्क को पिघलाकर मड की तरह गीला कर दिया जाता है और जब यह लिक्विड की तरह हो जाता है तो पाइपों द्वारा भेज दिया जाता है। अब प्रतिशत के आधार पर लौह अयस्क को देख लेते हैं। इस इमेज को देखिए, इसमें हम किस राज्य में कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन किया जाता है उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये उड़ीसा में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन होता है, आधे से भी ज़्यादा यानी 52%। इसके बाद ये छत्तीसगढ़ 16% उत्पादन करता है। कर्नाटक ये देखिए, ये 14% उत्पादन करता है और ये झारखंड और अन्य राज्य मिलकर 28% लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंगनीज के बारे में जानेंगे। मैंगनीज का इस्तेमाल इस्पात उद्योग में किया जाता है। अगर 1 टन इस्पात बनाना हो तो लगभग 10 किलोग्राम मैंगनीज की ज़रूरत होती है। इसका इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं यानी कीड़े मारने वाली दवाओं में किया जाता है। पेंट बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा मैंगनीज उत्पादक राज्य है। अब अलौह खनिज के बारे में जानेंगे। अभी हमने पढ़ा कि जिस खनिज में लोहा के अंश नहीं होते हैं उन्हें अलौह खनिज कहते हैं। भारत में अलौह खनिज का उत्पादन बहुत कम होता है। यह खनिज धातु शोधन यानी धातु को साफ करने, इंजीनियरिंग और बिजली बनाने वाले उद्योग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें तांबा के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट और झारखंड के सिंहभूम जिला में तांबे की खानें हैं। इसके अलावा राजस्थान की खेतरी
खाने भी तांबा खाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तांबा घातवर्ध और तन्य होता है, यानी ये नर्म और लचीला होता है और ये ताप का सुचालक भी होता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योग में किया जाता है। भारत में तांबे का उत्पादन बहुत ही कम होता है, जिसके कारण हमारा देश भारत को तांबा आयात करना पड़ता है। अब बॉक्साइट की विशेषताओं को जान लेते हैं। बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिना हासिल किया जाता है, इसी से फिर एल्युमिनियम बनाया जाता है। यह लोहे के जैसा सख्त होता है, लेकिन लोहा की तरह भारी नहीं होता है, बहुत ही हल्का होता है और सुचालक भी होता है। इसमें घातवर्धता भी पाई जाती है, यानी यह नर्म धातु होता है। इसे ठोक पीट कर हम किसी भी शेप में कर सकते हैं। हमारे देश भारत में अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियाँ और बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में बॉक्साइट पाए जाते हैं। इस इमेज को देखिए, इसमें ये वाला भाग उड़ीसा के बॉक्साइट का परसेंटेज है जो 49% है। इधर ये गुजरात में और इधर ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन सभी में 8% तक बॉक्साइट का उत्पादन होता है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ पर एक जिला कोरापुट है, जहाँ पर पंचपतमाली निक्षेप में सबसे अधिक बॉक्साइट के जमाव देखने को मिलते हैं। अब हम अधात्विक खनिज के बारे में जानेंगे। अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। अगर हम इस खनिज को ठोक कर या पीट कर देखें तो इसमें किसी प्रकार की भी आवाज़ नहीं होती है, जबकि धात्विक खनिज में आवाज़ होती है। इसमें हम सबसे पहले अभ्रक के बारे में पढ़ेंगे। अभ्रक प्लेटों और चादरों के क्रम में पाए जाते हैं। इसकी चादरों में विपाटन आसानी से किया जाता है, यानी इसे फाड़ना और अलग करना बहुत ही आसान है। इसकी परतें इतनी महीन होती हैं कि इसकी 1000 परतें की ऊंचाई सिर्फ कुछ सेंटीमीटर हो सकती है। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले और भूरे रंग की होती है। इसका प्रयोग बिजली और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में किया जाता है। अभ्रक छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर और राजस्थान के अजमेर के आसपास मिलते हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड की कोडरमा, गया हजारीबाग पेटी और आंध्र प्रदेश की नेल्लौर अभ्रक पेटी महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी है। इस मानचित्र को देखिए, इसमें यहाँ पर ये झारखंड है और ये बिहार, और यहाँ पर गया हजारीबाग अभ्रक पेटी। भारत में यहीं पर अभ्रक सबसे अधिक पाया जाता है। अब ये देखिए आंध्र प्रदेश है और यहाँ पर नेल्लौर पेटी है, यहाँ पर भी अभ्रक के जमाव मिलते हैं। ये राजस्थान का अजमेर शहर है, यहाँ पर भी अभ्रक का उत्पादन होता है। अब हम चट्टानी खनिज के बारे में जानेंगे। चट्टानी खनिज यानी जो चट्टानों में पाई जाती है, ये अधात्विक होते हैं। इसमें हम चूना पत्थर की विशेषताओं को जानेंगे। जो चट्टानें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी होती हैं, उन चट्टानों में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए आधारभूत कच्चा माल होता है, यानी सीमेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है और लोहा को गलाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमने खनिजों को पढ़ लिया। अब खनिज को प्राप्त करने के लिए हम जो खनन करते हैं, इस खनन से होने वाले जोखिम या खतरे को भी जान लेते हैं। खनन करने से स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे नंबर 1, धूल और धुएं। जब खनन किया जाता है तो खदानों में धूल और हानिकारक धुएं भर जाते हैं, जिससे वहां पर काम करने वाले मजदूरों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वे फेफड़ों से संबंधित कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, छत का गिर जाना। कभी कभी खदानों में छत गिर जाती है या टूट टूट कर गिरती रहती है। इससे श्रमिकों को हमेशा डर लगा रहता है। कभी कभी छत गिरने से कई मजदूरों को जान भी चली जाती है। नंबर 3, सैलाब का आना। जब वर्षा बहुत अधिक हो जाती है या बाढ़ आ जाता है तो पानी खदानों में घुस जाता है और उस पानी को निकालने के लिए मजदूरों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, आग लगना। कोयले के खदानों में अक्सर आग लग जाते हैं, जिससे कई नुकसान हो जाते हैं और मजदूरों को भी हानि पहुंचता है। नंबर 5, जल स्रोत का संदूषित होना। जब खनन किए जाते हैं तो कई विस्फोटक लगाए जाते हैं, जिसमें रासायनिक पदार्थ भी होते हैं। इसके कारण जल का जो स्रोत होता है वह दूषित या खराब हो जाता है। नंबर 6, सरिताओं और नदियों का प्रदूषण। खनन करने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ या कचरे बच जाते हैं और खनिज तरल के
जो मलबे होते हैं उन सभी का खत्ता या ढेर लग जाता है। इससे ज़मीन और मिट्टी दोनों खराब होती है और जब वर्षा होती है तो ये मलबे धीरे धीरे नदियों में चला जाता है और नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। कभी कभी अवशिष्ट पदार्थों को तो डायरेक्ट नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे सरिताएँ और नदियाँ प्रदूषित होती हैं और जब इस जल का प्रयोग किया जाता है तो स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ता है। अब हम खनिजों का संरक्षण किस प्रकार करेंगे इसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि खनिज हमारे लिए अति आवश्यक है, लेकिन जिस हिसाब से हम इसका दोहन कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास खनिज ही न बचे। हमें खनिजों के संरक्षण करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई या हमें खनिजों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। जैसा सबसे पहला पॉइंट, खनिजों के निर्माण और जमाव में लाखों वर्ष लग जाते हैं और हम इसका इस्तेमाल जल्दी जल्दी कर रहे हैं। जब खनिजों का निर्माण होता है तो ज़मीन की अंदरूनी प्रक्रियाएं बहुत ही धीमी होती हैं, जिससे इसे बनने में काफ़ी समय लगता है। वर्तमान समय में खनिजों का उपयोग हम कर रहे हैं, इसकी दर खनिजों की बनने की दर से बहुत ही अधिक है, तो खनिज जल्द ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित मात्रा में है और ये आणविकरण योग्य भी हैं, क्योंकि हम इनको दोबारा नहीं बना सकते हैं। ये खुद ब खुद लाखों वर्षों में बनते हैं और इसके बनने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए ये आणविकरणीय योग्य संसाधन है। तीसरा पॉइंट, खनिज हमारे देश भारत के लिए बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, यानी बहुत ही कम है, इसलिए हमें इसका सावधानीपूर्वक इस्तेमाल करना होगा। चौथा पॉइंट, अयस्कों का निरंतर खुदाई करने से लागत बढ़ जाती है और जब खनिजों का अधिक से अधिक निकालने के लालच में अधिक गहराई में जाते हैं तो गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता भी घट जाती है। इन सभी बातों को देखते हुए हमें खनिजों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। जैसे नंबर 1, खनिज संसाधनों का सुनियोजित, यानी हमें खनिजों का निरंतर ढंग से उपयोग करने के लिए तालमेल करके एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी हर एक ज़रूरतों के लिए खनिज की आवश्यकता पड़ती है और खनिज सीमित संसाधन है, इसलिए इसके प्रयोग करने के लिए तालमेल युक्त कोशिश करना चाहिए। नंबर 2, टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी का विकास। जो निम्न कोटि के अयस्क हैं उसके लिए उत्तम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसका विकास करना चाहिए। नंबर 3, धातुओं का पुनः चक्रण। जो धातु रद्दी या बेकार हो गए हैं उनका भी पुनः चक्रण होना चाहिए और इससे खनिज का संरक्षण भी हो जाएगा। नंबर 4, प्रतिस्थापना का उपयोग, यानी इस धातु के स्थान पर किसी दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करना। हम जो खनिजों से बने हुए सामानों का प्रयोग करते हैं उनके स्थान पर दूसरे सामान का उपयोग करना चाहिए, जैसे एल्युमिनियम के बर्तन के स्थान पर मिट्टी के बर्तन यूज करना और अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक के सामानों का प्रयोग करना आदि। इस तरह इन सभी उपायों को अपनाकर हम खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इन खनिजों का उपयोग कर सकती है। इस तरह आज हमने खनिजों का वर्गीकरण, खनिज किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में जाना और साथ में खनन के प्रकार, खनन के क्या क्या खतरे हैं और खनिज का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए इसके बारे में भी जाना। मेरे ख्याल में सभी टॉपिक्स आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।